हेलो बच्चों, पहले हमने 2 दिन वो पढ़ा था संविधान निर्माण में कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे संविधान बना था। कि पहले लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और फिर उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए देश को गणतंत्र बनाते हुए कैसे दक्षिण अफ्रीका ने अपना संविधान बनाया था। और हमने उससे पहले जब संविधान की का अर्थ समझा था, और उसके बाद हमने ये भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो मैंने क्या बताया था कि जब छोटे समाज होते थे तो लोग एक दूसरे की कही बातों को मानते थे, भरोसा करते थे और उसको पूरा भी करते थे। जो भी नियम उतने कम संख्या में लोग जो भी नियम बनाते थे उनका पालन सारे लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हुए पालन करते थे। लेकिन जब बड़े समाज बन गए हैं तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, जिनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, और उन अलग अलग समस्याओं को जब वो मिलकर सुलझाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं या कुछ लेन देन करना पड़ता है, और उस लेन देन में वो कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं। लेकिन अगर वो मुंह से बोलकर नियम बनाते हैं तो ये डर रहता है कि कोई कुछ व्यक्ति उनमें से मुकर ना जाए, जहाँ बात मानने के लिए इनकार ना कर दें। तो जब बड़े समाजों में ऐसी समस्याएं आई कि अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रहने लगे और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ समझौते करने लगे, तो उस इस बात को से इस बात के डर को खत्म करने के लिए कि कोई फ्यूचर में अपनी बात से ना बदल जाए, इसके लिए उन्होंने जो समझौते होते थे उनको लिख कर रखना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही हम दक्षिण अफ्रीका के एग्जाम्पल से समझेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों है, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है। इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही एक साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुत संख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। और मतलब हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या था, गोरे लोग थे। गोरे लोगों ने जो गोरे लोग थे वहाँ पर वो 25% थे, और जो काले जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले असली निवासी थे वो 75% लोग थे। और दोनों में एक दूसरे हम देख के दोनों, मतलब जैसे गोरों ने कालों को तंग किया था तो उसको देखकर लगता है कि कभी इन लोगों के बीच में समझौता नहीं हो सकता, ये एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते। देखने से यही लगता है, क्योंकि एक ने दमन किया था और एक ने दमन सहा था। दमन का मतलब हो कि एक ने दबाया तो और एक दबा था। अंग्रेजों ने काले लोगों को दबाया था, तंग किया था, दुखी किया था। तो देखने से लग नहीं रहा था कि एक दूसरे पर कभी विश्वास करेंगे या एक साथ रहेंगे। तो आसान नहीं था इनका, क्योंकि दोनों, एक तंग करने वाला था तो एक उस तंगी को सहन करने वाला था। तो दोनों में कुछ कहीं भी समझौता होने की वो आस नजर नहीं आ रही थी। दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। मतलब एक ने बहुत तंग किया था, एक वो लोग थे जो तंग हुए थे। तो लेकिन रहना वो एक साथ चाहते थे, समान हैसियत से, समान स्वतंत्रता से रहना चाहते थे। तो ये दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना था। अंग्रेज कालों पर नहीं भरोसा कर सकते थे, काले लोग गोरे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। और दोनों के अंदर डर थे, उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत गलत किया था और लेकिन फिर कम थे। अंग्रेजों ने 75% लोगों को तंग किया था। और
गोरे कम थे संख्या में, और जिनको तंग किया था वो ज़्यादा लोग थे। तो गोरे लोगों को डर लग रहा था कहीं हमारी कम संख्या होने के कारण हमारी संपत्तियों या जो उनके अधिकार थे वो न छीन लिए जाएं। और काले लोगों को क्या लग रहा था कि बहुत संख्या का अश्वेत इसलिए डर रहे थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। मतलब जो लोकतंत्र होता है वहाँ बहुमत के आधार पर फैसले होते हैं। और काले लोग जो 75% थे वो कहते थे कि अगर लोकतंत्र देश के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर आएगा तो बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। काले लोगों को बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को बस इतना था कि उनके पास जो गोरों की संपत्ति है और जो उनको विशेष अधिकार मिले हुए हैं वो बने रहें, उनसे छीने ना। हमने सिचुएशन देख ली दक्षिण अफ्रीका की। वहाँ गोरे लोग हैं जिन्होंने काले 75% लोगों को तंग किया है। और वो करना क्या चाहते हैं, अब गोरे लोगों को पता लग गया कि अब ज़्यादा देर तक हम काले लोगों को तंग नहीं कर सकते, और वो सही रास्ते पर आए और काले लोगों के साथ उन्होंने समझौता किया, अपनी सारी गलत नीतियां ख़त्म करी। लेकिन काले और गोरे लोग जो एक दूसरे के एक दिन दुश्मन थे वो साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इनकी सिचुएशन देख के लगता नहीं है कि ये ऐसा कर पाएंगे कि एक दूसरे पर काले गोरों पर भरोसा कर पाएंगे या गोरे कालों पर भरोसा कर पाएंगे। दोनों को अपने मतलब दोनों को लगता था कि हमारी जो गोरे थे वो कम थे संख्या में, उनको डर लगता था हमारे हित ना कहीं जो ज़्यादा लोग हैं काले लोग ये हमारे हितों की अनदेखी ना कर दें। और जो काले लोग थे उनको लगता था ये हमारा देश है, और जब लोकतंत्र आए तो क्या होना चाहिए, बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से वो समझौता नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे लोकतंत्र आए तो बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत को लागू होना चाहिए देश के अंदर। और अल्पसंख्यक गोरे चाहते थे कि अगर लोकतंत्र आता है तो उनकी जो कम संख्या है गोरों की, उनकी संपत्ति कोई उनसे ना छीन पाए और उनके जो विशेष अधिकार है वो उनके पास बने रहें। तो उसके बाद इन दोनों इनके बीच में जो मतलब एक दूसरे के दुश्मन है, इनके बीच में समझौता हुआ। वो काले लोग क्या चाहते थे कि लोकतंत्र आने के बाद जब बहुमत का सिद्धांत है जो लोकतंत्र के अंदर वो वही कायम चले। और गोरे लोग क्या कहते थे कि उनकी संपत्ति और विशेष अधिकार उनसे कोई ना छीने। इन दोनों ने काले और गोरे लोगों के बीच में मतलब बहुत लंबी बातचीत चली, और लंबी बातचीत चलने के बाद उनके पास समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए। दोनों में समझौता हो गया। काले और गोरे लोगों पहले तो दुश्मन थे, लेकिन वो नहीं चाहते, काले लोग नहीं चाहते थे कि उनके देश के अंदर कोई टेंशन रहे, जहाँ समस्याएं रहे। वो चाहते थे गोरे लोग कम हैं तो गोरे लोगों को भी अपने बराबर के अधिकार देकर साथ में रखा जाए ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे। तो देखने से तो नहीं लग रहा था कि ये काले और गोरे लोगों के बीच में कभी समझौता होएगा, बट इन दोनों ने लंबी बातचीत की एक दूसरे से और एक समझौते पर ये पहुंच गए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत चाहते थे। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मांगे। काले लोग क्या चाहते थे, बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट चाहते थे। और ये किसकी डिमांड थी, काले लोगों की। बहुमत के शासन का सिद्धांत चाहते थे काले लोग, एक व्यक्ति एक वोट चाहते थे काले लोग। और वो उनकी ये वाली बात गोरे लोग मान गए। और वे गरीब लोगों और मजदूरों के, क्योंकि इन्होंने मजदूर बना दिए थे गोरे लोगों ने काले लोगों को, तो इसलिए काले लोगों की तीसरी डिमांड थी कि वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। एक तो मतलब पहले काले लोगों ने अपनी बात कही कि हम बहुमत के शासन
के सिद्धांत के अनुसार देश को चलाएंगे और एक व्यक्ति एक वोट रखेंगे और जो गरीब लोग होंगे, मजदूर होंगे, उनके कुछ बुनियादी अधिकार उनको दिए जाएंगे। मजदूरों और गरीब लोगों को कुछ बुनियादी सिद्धांत देना चाहते थे काले लोग। और अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। 3 बातें काले की थी कि बहुमत के शासन के सिद्धांत के अनुसार देश चलाया जाएगा, एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट होगा, और गरीब और जो मजदूर लोग हैं उनको कुछ बुनियादी सिद्धांत अधिकार दिए जाएंगे। और तो ये 3 चीजें काले लोग मांग रहे थे तो गोरे मान गए, और गोरों और काले लोग भी जो अश्वेत थे वो भी इस बात पर सहमत हो गए कि हर सारे फैसले बहुमत के जरिए लिए जाएंगे, लेकिन फैसले लेते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो अल्पसंख्यक गोरे हैं उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा ना कर पाए कोई। यह समझौता आसान नहीं था। मतलब ये जो समझौता किया अभी काले लोगों ने जो मांग करी वो गोरे मान गए, जो गोरों ने मांग करी वो काले मान गए। ये समझौता आसान नहीं था और आसान नहीं था ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। हो तो गया समझौता, लेकिन इसको लागू करना बहुत कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। फैसला तो उन्होंने कर लिया, लेकिन इसको लागू करना मुश्किल था। अगर लागू करना था तो दोनों कालों को गोरों पर और गोरों को काले पर भरोसा करना था, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी थी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाए। मतलब कि ये जो बातचीत हुई है वो उन्होंने मतलब आमने सामने बैठ के बातचीत करी है, कुछ लिखा नहीं है। ये हमें भी पता भी काले लोगों को गोरे लोगों ने तंग किया था, लेकिन काले लोगों का देश था, काले लोग देश में शांति चाहते थे। वो अगर वो गोरे लोगों की तरह काले लोग भी गोरे लोगों को तंग करते तो देश में फिर शांति नहीं आनी थी। तो काले लोगों चाहते थे कि देश के अंदर शांति हो और वो गोरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते थे, लेकिन ये पहले दुश्मन थे। तो ऐसा संभव होता नहीं लग रहा था कि इनके बीच में समझौता हो जाएगा, लेकिन ये समझौता हुआ। मतलब लंबी बातचीत के बाद ये समझौते पर पहुंचे। समझौते में क्या हुआ, कुछ डिमांड्स काले लोगों की थी कि वो बहुमत के शासन के सिद्धांत के अनुसार देश को चलाएंगे, एक व्यक्ति एक वोट को लागू करेंगे, और एक वोट और जो गरीब और मजदूर हैं उनको भी कुछ बुनियादी अधिकार देंगे। जो कालों की 3 डिमांडें थी, तो गोरे लोग मान गए और अश्वेत लोग भी इस बात के लिए मान गए कि सारे फैसले जब बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो गोरे लोग हैं उनकी जमीन जायदाद पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, वो गोरे लोगों के पास ही उनकी जमीन जायदाद रहेगी। ये समझौता हो गया, लेकिन ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। अब ये बात सारा जो समझौता गोरे और कालों के बीच में हुआ था बोलकर हुआ था। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जो बोलकर बातें होती हैं बड़े समाजों में, उसमें ये डर रहता है कि कोई एक पार्टी उसमें मुकर ना जाए अपनी बात से, जहाँ पूरा करने के लिए मना ना कर दे भविष्य में जाके। तो इसलिए फिर इन्होंने जो इनके बीच में समझौता हुआ उसको लिखित रूप में लिख लिया उन्होंने। तो लिखकर ही इस समझौते को लागू किया जा सकता था आसानी से। वैसे तो कठिन लग रहा था, जो मुंह से बोलकर समझौता किया गया था वो उसको लागू करना कठिन लग रहा था, क्योंकि आने वाले समय में इनमें से कोई भी काले लोग भी मुकर सकते थे, गोरे लोग भी मुकर सकते थे। लेकिन इसको लागू करना था इन लोगों ने देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए, तो इन्होंने इन जो बातें उनके अंदर समझौता हुआ था उसको लिख लिया। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें
तो मतलब पहला अगर लागू करना कठिन लग रहा था, बातचीत से जो उन्होंने समझौता किया लागू करना कठिन लग रहा था, तो अगर वो एक दूसरे पर ऐसे ही समझौता कर लेते कि बोल के समझौता हुआ वे कुछ लिखते ना और बोल के एक दूसरे पर भरोसा कर लेते, तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि भविष्य में कोई इसको तोड़ेगा नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में भरोसा कैसे हो सकता था कि वे ये जो इन्होंने समझौता किया वो चलेगा। मतलब ये तो कठिन लग रहा था कि लागू करना कठिन लग रहा था। क्यों कठिन लग रहा था कि अब तो इन्होंने भरोसा कर लिया, जरूरी नहीं है कि भविष्य में ये एक दूसरे पर भरोसा करें, कभी इनके बीच में फिर लड़ाई हो जाए तो ये इस जो समझौते को तोड़ भी सकते थे। तो इसको अगर लागू भी करना था और बरकरार भी रखना था, तो ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था। क्या तरीका था? जो बातें तय हुई थी दोनों के बीच में, जो समझौता हुआ था, उन्हें लिखित पढ़ में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। इस बात से आपको समझ आ गया होगा कि बड़े समाजों में जो समझौते होते हैं उसमें एक बार तो वो विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर वो उस बात को लिखते नहीं हैं और बिना लिखे ही एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, तो उसमें भरोसा तो उस टाइम कर लेते हैं, लेकिन भविष्य में डर रहता है कि जो बातें लिखी नहीं गई उससे कोई मुकर भी सकता है। इसलिए इस समझौते को भविष्य में भी बनाए रखने के लिए और बरकरार रखने के लिए यही अब बड़े समाजों के लिए सही है कि जो इन बड़े समाजों में लोगों के बीच में मिलजुल कर रहने के लिए समझौते होते हैं उनको लिख कर रखा जाए, ताकि भविष्य में किसी के मुकरने की गुंजाइश ना रहे। और जब इन नियमों को लिखित पढ़त में लिया जाएगा तो सभी लोगों को उन्हें भविष्य में मानना पड़ेगा। और लिखित पढ़त के अलावा जो ये नियम लिखे भविष्य में शासकों और जो ये इनके बीच में दोनों गोरे और कालों के बीच में जो समझौता हुआ, इसको लागू करने के लिए और ये समझौता लंबे समय तक चले और बरकरार रहे, इसके लिए इसको लिख कर रखा गया। और इस लिखित पढ़त में अब गोरे और काले जो दुश्मन थे उनके बीच में समझौता हुआ, तो समझौते के अंदर आगे सरकारें भी बनेगी। तो सरकारें कैसे बनेगी, कैसे उनका चुनाव होगा, वो चीज़ें भी लिखी गई। भविष्य में दक्षिण अफ्रीका में जब गोरे कालों के बीच में समझौता हुआ कि कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, काले लोगों की डिमांड्स गोरों ने मान ली, गोरों की कालों ने मान ली और इस समझौते को लिख लिया गया, तो भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। संविधान के अंदर जब बहुत सारे लोग मिलकर समझौता करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, तो उनको लिख लिया जाता है और उसके अंदर ये भी तय कर लिया जाता है कि जब आगे भविष्य में उस देश को चलाने के लिए सरकारें बनेगी, उनका चुनाव कैसा होगा ये भी लिख दिया जाता है। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है, जो मतलब चुनाव के द्वारा सरकार चुनी जाएगी वो क्या क्या काम कर सकती है वो भी संविधान में लिख दिया जाता है। और क्या क्या नहीं कर सकेगी वो सरकार, ये भी वहाँ लिखित रूप में संविधान में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर जब वो तरह तरह के लोग मिलकर रहते हैं वो नियम बनाते हैं उनको भी लिख लेते हैं। और उन लोगों को चलाने के लिए जो सरकार चुनी जाएगी वो कैसे चुनी जाएगी वो भी लिख लेते हैं। वो सरकार को क्या क्या काम कर पाएगी सरकार वो भी लिख लेते हैं, और कौन से काम सरकार नहीं कर पाएगी वो भी लिख लेते हैं। और वो जो ये लिखित नियम होते हैं उसमें उस देश में रहने वाले लोगों के जो नागरिक होते हैं उनके अधिकारों को भी, लोग होते हैं या नागरिक होते हैं उनके अधिकार भी लिखे हुए होते हैं। पर ये नियम तभी काम करेंगे, मतलब ये लिख तो लिए जाते हैं लेकिन ये नियम, लिखे हुए नियम भी तभी काम करेंगे अगर जो लोग, जिन लोगों ने ये नियम लिखे हैं वो जब वो सरकारें बनाएंगे और जो सरकारें बनकर आएंगी इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेगी। मतलब ये जो उन्होंने जो अलग अलग देशों में अलग अलग लोग समझौता करके कुछ नियम बनाते हैं और उन नियमों को अगर वो लागू रखना चाहते हैं फ्यूचर में भी,
वो तभी लागू रह पाएंगे अगर वो जो जिन लोगों ने ये नियम बनाए हैं, जब वो अपने देश के लिए सरकारें चुनते हैं, तो जो सरकारें आती हैं वो इन नियमों को में कोई बदलाव ना करें, मनमाने ढंग से बदलाव ना करें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया है। अगर मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी देश के लिखित नियम में आसानी से चेंज हो जाए, तो जो सरकारें आएंगी तो वो अपने मनमाने ढंग से उसमें, मतलब संविधान में जो चेंज करने का तरीका अगर आसान होएगा, तो आने वाली सरकारें उसमें ऐसे वो कर सकती हैं, ऐसी चेंजेस या बदलाव कर सकती हैं जिससे वो सरकारें शक्तिशाली हो जाएं और लोगों को तंग कर सकें। तो इसलिए कोई भी देश हो, जब वो वहाँ के लोग मिलकर कुछ नियम तय करते हैं, तो वो इस चीज़ की व्यवस्था जरूर करते हैं कि इन नियमों को कोई आसानी से चेंज ना कर सके, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस भी रखते हैं कि समय के अनुसार इसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकें। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए थे। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे, और मतलब वो कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए थे, उनको लिख लिया था उन्होंने, और ये इस बात पर भी गोरे और काले सहमत हो गए थे कि जो उन्होंने लिखित रूप में नियम बनाए हैं वो सबसे ऊपर होंगे, और कोई भी सरकार, जो भी सरकार वो लोग चुनकर भेजेंगे, चाहे गोरों की बने, चाहे कालों की बने, चाहे गोरे और कालों की मिलकर सरकारें बने, वो इन नियमों की अपेक्षा नहीं करेंगी। वो सरकारें इन नियमों के अनुसार चलेंगी। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। किसी देश के अंदर रहने वाले लोग मिलकर जो समझौता करके जो नियम बनाते हैं लिखित रूप में, और फिर उनका पालन खुद भी करते हैं और सरकारों से भी करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही संविधान लिखा। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर संविधान की जो रचना की है सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लोगों की ही वो नहीं है, खासियत नहीं है। हर देश के अंदर अलग अलग समूह रहते हैं और वो अपने देश के लिए लिखित संविधान बनाते हैं, और हो सकता है कि हर देश के अंदर रहने वाले लोगों के संबंध इतने खराब ना हो जितने दक्षिण अफ्रीका के अंदर गोरे और कालों के संबंध थे, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। हर देश है, दुनिया में जो भी देश है उसके अंदर रहने वाले लोगों के अंदर जो विचार होते हैं उनके अलग अलग होते हैं और उनके हित भी अलग अलग होते हैं, फिर भी वो मिलकर रहते हैं क्योंकि वो कुछ बातों पर समझौता कर लेते हैं और उनको लिखित रूप में रख लेते हैं, और उन लिखे हुए कानूनों को ही सबसे उच्च मानते हैं और उनका खुद भी पालन करते हैं, और जो सरकारें बनाते हैं वो भी उनका पालन करती हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। मतलब वैसे तो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहाँ तो संविधान होना जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही संविधान हो। राजतंत्र में भी संविधान हो सकता है, सैनिक तानाशाही वाले देशों में भी संविधान हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक जो देश है वहाँ तो एक रूल बन गया है, भी संविधान होना होता ही है। लोकतांत्रिक देशों के पास कि लोकतंत्र देशों की एक विशेषता हो गई है कि उनके पास संविधान होता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन, मतलब कि जो हम सोचते हैं कि किसी देश का ही संविधान होता है, ऐसा नहीं है। चाहे देश बड़ा संगठन है और देश के अंदर भी आगे छोटे छोटे संगठन होते हैं, उनके भी कायदे कानून, जैसे हम स्कूल में एक संगठन होता है, विद्यालय भी एक संगठन होता है और उसके अंदर भी कानून होते हैं कि सुबह कितने बजे स्कूल खुलेगा और कितने बजे वो बंद होएगा और कौन सी कक्षा कहाँ पर बैठेगी
और कौन सी कक्षा में कब कौन पढ़ाएगा, ये सारे नियम तो होते हैं। तो ओनली देश के अंदर ही लिखित नियम नहीं होते, जो छोटे छोटे देश के अंदर आगे संगठन होते हैं उनके भी कायदे कानून होते हैं। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो, जा सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। ये जो संविधान होता है किसी देश का ही संविधान नहीं होता, चाहे एक छोटा सा एक ग्रुप है लोगों का, अगर वो इकट्ठे मिलके रह रहे हैं, उनके भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, वो भी रिटर्न में होते हैं। तो इसका मतलब सभी देशों के भी वो होते हैं, कायदे कानून होते हैं जो लिखित रूप में होते हैं, जो संविधान कहलाते हैं, और संगठनों के भी होते हैं। और बच्चों, आज ये वाला टॉपिक आज हम यही ख़त्म करते हैं, और इसका अगला टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगी।